हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस में अमोनिया सिक्रेट होता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, किस में यूरिया सिक्रेट होता है, किस में यूरिक एसिड सिक्रेट होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। शायद यहाँ पर लाइट आ रहा होगा तो आप देखना, ये यूरिया है और थर्ड वाला यूरिक एसिड है। इसका मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला भी बना कर रखा है। अमोनिया क्या होता है, NH3, यूरिया ये होता है, एंड यूरिक एसिड ये स्ट्रक्चर है यूरिक एसिड का। आप इसको बना लेना नोट्स कॉपी में, ऐसे उसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, लेकिन नोट्स कॉपी में एक नोट कर लेना आप। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया रिलीज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अमोनिया रिलीज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमोनोलिज्म। वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म यूरिया सिक्रीट करते हैं वो यूरियोटेलिक और प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म, और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, अब देखो तीनों में हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर नाइट्रोजनस वेस्ट का बात करें तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, अमोनिया। यूरियोटेलिक में यूरिया, और यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड। ठीक है, टॉक्सिसिटी का बात करें तो अमोनिया काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जो है वो अमोनिया ही है। तो अमोनिया को रिलीज करने के लिए काफ़ी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर चाहिए होता है ताकि उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में बॉडी से रिलीज किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या हो गया, हाईएस्ट अमोनिया। यूरिया का बात करें तो ये अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। एक फैक्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है, ये 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, और यूरिक एसिड जो है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर कंजर्व करना पड़ता है, जिनके सराउंडिंग में ज़्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो है, वो वाटर को कंजर्व करते हैं। तो वो लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं जो कि हमारा है यूरिक एसिड। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि अमोनिया काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसको रिलीज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ताकि इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में रिलीज किया जा सके बॉडी से। तो वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पर वेरी लार्ज है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर वाटर चाहिए, और यहाँ पर लेस देन अमोनिया, अमोनिया से कम वाटर चाहिए रिलीज करने के लिए, और यहाँ पर लीस्ट सबसे कम वाटर यहीं पर चाहिए रिलीज करने के लिए। एक्चुअली यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड रिलीज होता है, आप देखेंगे तो आपको सॉलिड जैसा वो दिखेगा, सॉलिड या सेमी सॉलिड दिखेगा, वो लिक्विड जैसा नहीं दिखेगा आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो अमोनिया रिलीज करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन यहाँ पर होता है बॉडी सरफेस से और होता है गिल सरफेस से। गिल सरफेस इन केस ऑफ फिश, अगर फिश का बात करें तो वहाँ पर गिल के सरफेस से रिलीज होगा, और फिश के अलावा कोई और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पर बॉडी के सरफेस से होगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा, वेरी हाई वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही अमोनिया रिलीज कर सकते हैं। यूरियोटेलिक का बात करें तो जैसे ह्यूमन बींग, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यूरिया प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, लीवर में। ये मैंने आपको बताया यूरिया कैसे सिक्रेट होता है, पहले अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है जिसको हम लोग यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है अलग से लेक्चर में, उसको आप जाकर देख लेना। फिर लीवर से वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, किडनी में, और किडनी में जाने के बाद क्या होता है,
किडनी में जाने के बाद फिर वो फिल्टर होकर के यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिकोटेलिक की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है वो पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में होता है। टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए बॉडी में कंजर्व, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में, जो सेमी सॉलिड होता है या सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक में कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब हम लोग इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने डिफरेंट फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। क्या क्या होता है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये पूरा का पूरा जो है एनिमल का फाइलम है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बनाऊंगा एनिमल किंगडम का जब लेक्चर, तो उसमें मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको ये फाइलम्स नहीं याद करना है, बस आपको एग्जाम्पल्स याद करना है कि कौन से फाइलम जो है वो किस कैटेगरी में आता है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में आता है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में आता है या फिर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, तो देखो पॉरीफेरा से लेकर के एस्केलमिंथस तक, यानी कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस एंड एस्केलमिंथस, यहाँ तक जितने भी हैं वो सब अमोनोटेलिक हैं। अच्छा, अमोनोटेलिक में बता दें कि आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे जो कि पानी में रहते हैं, क्योंकि अमोनिया रिलीज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होंगे। तो ये सारे वाटर में ही रहने वाले हैं। तो पॉरीफेरा से एस्केलमिंथस तक टोटल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी अमोनोटेलिक होते हैं। कुछ एनेलिडा में एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स में जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। एक्वेटिक मोलस्क जो है, जो पानी में रहते हैं मोलस्क, वो अमोनोटेलिक होते हैं। इकाइनोडर्माटा के सारे ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक होते हैं। बोनी फिशेस एंड ऐसी मछलियाँ जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया है टीलोस्ट, ये सब बोनी फिशेस जो हैं वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे। एक्वेटिक एम्फीबियंस, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि सर एम्फीबियंस तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में ही रहते हैं, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस लिखने की क्या ज़रूरत है? तो एक्वेटिक इसलिए मैंने लिखा है, ये तब का बात है जब एम्फीबिया जो है वो पानी में है। जब वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में है तब नहीं, जब वो वाटर में है उस समय वो क्या रिलीज करेगा? अमोनिया रिलीज करेगा। और एक्वेटिक रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी अमोनिया ही रिलीज करते हैं। अच्छा, यूरियोटेलिक में देख लीजिए, एक्वेटिक एनालिड्स में ही एक कैटेगरी है, मतलब एनालिड्स में ही एक कैटेगरी है जो कि टेरेस्ट्रियल एनालिड है, जिसका नाम है अर्थवॉर्म, जो कि लैंड पे रहता है, जो कि एनालिड है। वो कैसा है? यूरियोटेलिक है। फिर आपको देखिए बोनी फिशेज जो है वो अमोनोटेलिक है, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं जिनके अंदर बोन प्रेजेंट नहीं है, जिनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिनको हम लोग इलास्मो ब्रांच बोलते हैं। अच्छा, इलास्मो ब्रांच का एक एग्जाम्पल हो जाएगा शार्क। शार्क के अंदर क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? यूरियोटेलिक में। फ्रॉग और मैमल्स, ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग, सभी यूरियोटेलिक हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या है? उनको वाटर को कंजर्व करना है, इनके आसपास वाटर काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होता है। तो जैसे देखिए इंसेक्ट्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, लिजार्ड हो गए, छिपकली वगैरह, स्नेक हो गए, एप्स यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं वो सब कैसे हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे देखिए ग्वानिन। ग्वानिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए ग्वानिन को रिलीज करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। ग्वानिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्सक्रीट होता है? स्पाइडर के केस में। स्पाइडर जो होती है ना, मकड़ियाँ, उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में अप्रॉक्स 90% एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उनके अंदर ग्वानिन ही है। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल स्नेल्स हैं, उसके अंदर भी ग्वानिन सीक्रेट होता है कुछ अमाउंट में। क्रिएटिन, देखिए ये क्रिएटिन और ये क्रिएटिनिन है, दोनों में डिफरेंस है। क्रिएटिन क्या होता है? एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक एसिड है जो कि वर्टिब्रेट के स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ स्केलेटल मसल में ही प्रेजेंट होता है और किसी टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्रिएटिन है। क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन जो है वो क्रिएटिन के एनहाइड्रस ही है, यानी कि
एनहाइड्राइड जब बनाया जाता है क्रिएटिन का तो क्रिएटिनिन बन करके आता है। तो क्रिएटिनिन कैसे फॉर्मेशन हुआ है? क्रिएटिन से ही क्रिएटिनिन फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, एक डिसऑर्डर होता है, डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें मसल जो है वो रप्चर या ब्रेक करने लगता है। तो क्योंकि ये मसल्स में ही प्रेजेंट है, तो जब मसल्स ब्रेक करेगा तो इंडोजिनस मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जिसके वजह से मसल्स ब्रेक होने से ये क्रिएटिनिन कहाँ चला जाएगा? यूरिन में चला जाएगा। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिस पर्सन में होता है उसके यूरिन में क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फिर ये क्या है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। हेमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन के वजह से बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। तो ये यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जब जॉन्डिस होता है लोगों को या बच्चों को, तो उस समय क्या होता है? स्किन येलो येलो दिखने लगता है, आई वाइट वाइट दिखने लगता है। तो वो किसकी वजह से? बिलीरुबिन के अमाउंट इंक्रीज हो जाने की वजह से ब्लड में, जिसकी वजह से वो येलो येलो जैसा स्किन दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने पूरा फाइलम बताया है, पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक, सब में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर किडनी है, वैसे ही बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं उसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो वो मैं अभी बता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कितने कितने तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर क्या है? किडनी है। उसी तरह से बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या है? देखिए, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया, फाइलम्स ऑफ एनिमल्स, पॉरीफेरा से लेकर के वर्टिब्रेटा तक। आपको ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये पढ़ने को मिलेगा एनिमल किंगडम में। और ये जितने भी ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम हैं। अब ये दिखते कैसे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम में ही। बस अभी आपको क्या करना है कि ये नेम याद कर लेना है कि किस फाइलम में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। देखो, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बनते जाएगा। फिलहाल देखो, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा में तो सिंपल बॉडी के सरफेस से ही एक्सक्रीशन हो जाता है। ये क्या होता है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये पिछले स्लाइड में हम लोग ने अभी देखा। प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं। तो देखो, अभी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, अभी सिर्फ एक सेल है जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, फ्लेम सेल। एस्केल्मिन्थस में देखो रेनेट सेल है। एनेलिडा में नेफ्रीडिया है। देखो, यहाँ प्रोटोनेफ्रीडिया है और यहाँ नेफ्रीडिया है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में देखो, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं, जिसमें एक कैटेगरी है क्रस्टेशियंस का, जिसमें प्रॉन्स आते हैं। तो क्रस्टेशियन में प्रेजेंट होता है एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, एंटीनल ग्लैंड उतना लोग नहीं फेमस है। ग्रीन ग्लैंड जो है ज़्यादा नाम से जाना जाता है। इंसेक्ट्स में देखो मैल्फिजियन टिब्यूल है। आर्कनिडा में स्पाइडर, कौन सा ग्लैंड है? कॉक्सल ग्लैंड है, जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। स्पाइडर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? अभी मैंने आपको अभी बताया ग्वानिन। मोलस्का में देखो, मोलस्का में केबर्स ऑर्गन है, जिसको हम लोग ऑर्गन ऑफ बूजेनस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है हम लोग सब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में डिटेल में। अभी बस नाम आप याद कर लो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा एक ऐसा फाइलम है एनिमल का जिसमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में देखो प्रोबोसिस ग्लैंड, यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड, सिफेलोकॉर्डेटा में फ्लेम सेल। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल लिखा हुआ है एम्फियोक्सस, लैंसलेट और भी होता है। और वर्टिब्रेटा, जिसमें कि ह्यूमन मैमल भी आ जाते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। तो ये सब क्या था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मैं मिलता हूँ। इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।